नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एज क्रेजी एज गुड में। आज हम आपको ले चलेंगे एक बिजनेस लेजेंड की इंस्पायरिंग जर्नी पर। आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पिज़्ज़ा एम्पायर के पीछे कौन सी कहानी है? कौन था वो इंसान जिसने अनाथालय में रहकर भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया? आज हम बात करने वाले हैं टॉम मोनेगन की। बहुत कम लोग जानते हैं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी की दुनिया को बदल देने वाले इंसान की शुरुआत कितनी डिफिकल्ट थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी से। दोस्तों, इमेजिन करो 25 मार्च 1937 का वो दिन। अमेरिका के मिशिगन स्टेट के एक छोटे से टाउन में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया थॉमस स्टीफन मोनेगन। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब टॉम सिर्फ 4 साल के थे, उनके फादर फ्रांसिस मोनेगन की डेथ हो गई। क्रिसमस ईव का वो दिन था, 25 दिसंबर 1941। सोचो, छोटे से बच्चे पर क्या बीती होगी जब बाकी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हो और वो अपने पापा को खो चुका हो। उनकी मदर एना ने नर्सिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया क्योंकि उन्हें पैसे कमाने थे। लेकिन नर्सिंग स्कूल में रहना और 2 बच्चों की देखभाल करना एक साथ बहुत मुश्किल था। वो अकेले थी, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। इसीलिए उन्होंने एक बहुत टफ डिसीजन लिया। उन्होंने दोनों बच्चों को एक कैथोलिक ऑर्फनेज यानी कि एक अनाथालय में भेज दिया। वो जगह थी सेंट जोसेफ्स होम, जैक्सन मिशिगन में। 1949 तक करीब 6 साल तक उन्होंने ऑर्फनेज में गुजारे। भूख, अकेला और प्यार की कमी, इन्हीं सब के बीच उन्होंने अपना बचपन बिताया। लेकिन ये बचपन उनकी पर्सनैलिटी बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट था। उन्होंने सीखा कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। जब टॉम ऑर्फनेज में थे, तब उन्हें उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी स्पिरिचुअल गाइड मिली जिन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया। उनका नाम था सिस्टर बेरेडा। वो एक कैथोलिक नन थी जो ऑर्फनेज में उनकी देखभाल करती थी। उन्हीं की बदौलत टॉम के मन में कैथोलिक फेथ के प्रति आस्था जागी। उन्होंने सोचा कि वो आगे चलकर शायद प्रीस्ट बनना पसंद करेंगे। खैर, उन्होंने बाद में सेंट जोसेफ्स हाई स्कूल ज्वाइन कर लिया। हाई स्कूल में उन्होंने ग्रेजुएशन करी, लेकिन क्लास में वो लास्ट आए। उन्होंने अपनी स्कूल ग्रुप के फोटो के नीचे लिखा था, द हार्डर आई ट्राई टू बी गुड द वर्स आई गेट बट आई मे डू समथिंग सेंसेशनल। मतलब, मैं जितना अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ उतना ही बुरा बन जाता हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ सेंसेशनल करूंगा। ये लाइन आगे चलकर कितनी ट्रू साबित हुई, उसके बारे में हम अपनी स्टोरी में आगे जानेंगे। हाई स्कूल के बाद टॉम का सपना था कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करेंगे, लेकिन पैसे नहीं थे। 1956 में उन्होंने यूएस मरीन कोर्प्स ज्वाइन किया। एक्चुअली वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन गलती से मरीन में भर्ती हो गए। मरीन कोर्प्स ने उन्हें डिसिप्लिन सिखाया। वो 1959 तक मरीन कोर्प्स में रहे। 1959 में उन्होंने $2000 बचाए थे। सपना था कॉलेज जाने का, लेकिन एक गेट रिच क्विक स्कीम में उनका सारा पैसा डूब गया। वो बंदा और पैसा दोनों गायब हो गया। हाथ में सिर्फ $15 बचे थे, लेकिन मरीन कोर्प्स की ट्रेनिंग थी। हार मानना उनकी फितरत में नहीं था। अब $15 लेके उन्होंने सैन डियागो से मिशिगन तक का 2500 माइल्स तक का सफर गाड़ियों से लिफ्ट मांगकर और रातों को हाईवे पर सोकर तय किया। उनकी जेब में एक कॉपी थी एंटरप्रेन्योर मैगजीन की। उसके फर्स्ट पेज पर पिज्ज़ा फ्रेंचाइजी के बारे में कुछ जानकारी थी। उन्होंने सोचा, क्यों ना एक पिज्ज़ा शॉप खोली जाए, कुछ भी करके अपना बिजनेस शुरू करना है। 1960 आते आते टॉम और उनके छोटे भाई जिम ने मिलके एक फैसला किया। उन्होंने एक पिज्ज़ा प्लेस खरीदी जिसका नाम था डोमिनिक्स। ये जगह थी मिशिगन में, जो ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी के पास थी। ये एक स्मॉल रेस्टोरेंट था जिसका मालिक डोमिनिक डेवार्टी था। $900 उधार लेकर $500 की डाउन पेमेंट कर ये डील पक्की हुई। टॉम ने सोचा था कि बिजनेस से वो अपने कॉलेज का फंड जल्दी बना लेंगे, लेकिन जिम को ये बिजनेस ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो फुल टाइम पोस्टमैन थे और 100 आवर वर्क वीक्स उनके बस की बात नहीं थी। सिर्फ 8 महीनों के बाद जिम ने अपना हिस्सा टॉम को बेच दिया। कीमत क्या थी? एक
फोक्सवैगन बीटल कार जितनी। जिम ने सोचा था कि वो पुरानी कार लेके खुश हो जाएंगे, लेकिन टॉम के लिए ये डील लाइफ चेंजिंग होने वाली थी, क्योंकि अब वो अपने बिजनेस के सोल ओनर थे। टॉम अब अकेले मालिक थे, लेकिन उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी। किचन डर्टी था और टॉम को पिज्ज़ा बनाना भी नहीं आता था। उन्होंने कुक बुक पढ़कर पिज्ज़ा बनाना सीखा और धीरे धीरे इम्प्रूव किया। उन्होंने मेन्यू को सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ पिज्ज़ा रखे, सैंडविचेस हटा दिए। उन्होंने डिलीवरी पर फोकस किया, खासकर कॉलेज कैंपसेस पर। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स लेट नाइट स्टडी करते हैं और उन्हें खाना चाहिए, तो उन्होंने स्टोर्स को लेट नाइट तक खुला रखना शुरू कर दिया। उन्होंने एक नया इंसुलेटेड पिज़्ज़ा बॉक्स बनाया जो पिज़्ज़ा को क्रश होने से बचाता था और गर्म भी रखता था। इनोवेशन की शुरुआत हो गई थी। ये वो टाइम था जब पिज़्ज़ा डिलीवरी का कंसेप्ट नया था। लोग घर में फ़ोन करके पिज़्ज़ा मंगवाना सीख ही रहे थे। 1965 तक टॉम के पास 3 स्टोर्स थे। अब वो चाहते थे कि तीनों का एक ही नाम हो, लेकिन डोमिनिक्स के मालिक ने मना कर दिया। वो ब्रांड नेम उनका पर्सनल था। एक दिन उनके एम्प्लॉय जिम कैनेडी ने पिज़्ज़ा डिलीवर करके वापस आते हुए कहा, सर, क्यों ना हम इसे डोमिनोज के नाम से बुलाएं। टॉम को ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि ये डोमिनोज का नाम डोमिनिक्स से अलग था पर उसकी तरह साउंड करता था, इसीलिए वो लीगली डिफरेंट हुआ। उसी साल उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज़्ज़ा इनकॉर्पोरेशन कर दिया। लोगों में 3 डॉट्स थे जो उनके 3 स्टोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि जितने भी वो आगे चलकर नए स्टोर्स खोलने वाले हैं, उतने ही डॉट्स वो लोगों में बढ़ाएंगे। लेकिन कंपनी इतनी फास्ट ग्रो हुई कि उन्हें अपना ये डॉट वाला आइडिया ड्रॉप करना पड़ा, और आज भी वो 3 डॉट्स हमें लोगों में दिखाई देते हैं। टॉम का मानना था कि अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने के साथ साथ उन्हें फास्ट डिलीवरी पर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा पिज़्ज़ा किसी को पसंद नहीं आता। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉमिस दिया, 30 मिनट्स में डिलीवरी, नहीं तो पिज़्ज़ा फ्री। ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इससे डिलीवरी बॉयज़ को बोनस मिलता था और कस्टमर्स को गारंटी मिलती थी। इसका मतलब यह था कि प्रोडक्शन प्रोसेस इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि ऑर्डर आते ही पिज़्ज़ा 5 मिनट में रेडी हो जाए। उन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम बनाया। एक बंदा डो बनाता, एक सॉस लगाता, एक चीज़ डालता, एक टॉपिंग्स डालता और एक ओवन में डालता, एक बॉक्स में पैक करता। उन्होंने सब सैंडविचेस हटा दिए, सिर्फ पिज़्ज़ा पर फोकस किया और टॉपिंग्स की क्वालिटी स्ट्रिक्ट करी। डिलीवरी एक साइंस बन गई थी। इंसुलेटेड बॉक्सेस और फास्ट डिलीवरी ने डोमिनोज को कॉलेज स्टूडेंट का हीरो बना दिया। 1965 से 1969 के बीच में बिजनेस उनका डबल हो गया था। 1967 में पहला फ्रेंचाइजी बेचा, तेजी से एक्सपेंशन हुई। 1969 के पहले 10 मंथ्स में 32 नए स्टोर्स खुल गए, लेकिन ये ओवर एक्सपेंशन डिजास्टर्स साबित हुआ। ऑलमोस्ट सारे स्टोर्स फेल हो गए। कारण था कि उन्होंने बिना प्रॉपर प्लानिंग के स्टोर्स खोल दिए, बिना ट्रेन स्टाफ के, बिना प्रॉपर सिस्टम्स के। टॉम पर $1.5 मिलियन का डेप्ट आ पड़ा। बैंक और क्रेडिटर्स दरवाजे पर आ गए। कंपनी बैंक्रप्सी के किनारे पर थी। बैंक्रप्सी से बचाने के लिए उन्होंने कंपनी का कंट्रोल एक लोकल बिजनेसमैन फ्रैंक न्यूमैन को दे दिया। लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी मेहनत करी कि अपने बिजनेस का कंट्रोल वापस ले लिया। उन्होंने सीखा, नो मोर एक्सपेंशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन। अब उन्होंने एक्सपेंशन स्लो कर दी, साइट्स केयरफुली चूज करने लगे और बिजनेस एक्सपेंशन से ज़्यादा वो प्रॉफिट पे ध्यान देने लगे। 1970s में उन्होंने ऑपरेशंस पर फोकस किया। एक फ्रेंचाइजी के साथ डिस्प्यूट हुआ और वो फ्रेंचाइजी चला गया, लेकिन उन्होंने उसका कंट्रोल नहीं छोड़ा। उन्होंने सीधा कस्टमर्स को सप्लाई करना शुरू किया। 1978 तक 200 स्टोर्स हो गए, 1983 तक 1000 स्टोर्स। अब बिजनेस एक्सपेंशन कंट्रोल और एक सिस्टमैटिक तरीके से होता था। हर न्यू स्टोर के लिए पहले डिटेल्ड मार्केट रिसर्च होती थी। हर फ्रेंचाइजी को 6 वीक्स का ट्रेनिंग देना मैंडेटरी होता था। 1983 में कनाडा में पहला इंटरनेशनल स्टोर खुला। 1985 में यूके में पहला स्टोर खुला।
1985 में जापान में एंट्री हुई, 1989 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी स्टोर खुले और 1990s में इंडिया, चाइना, ब्राजील, दुनिया के हर एक कोने में डोमिनोज पहुंच गया। उसी साल टॉम ने अपने बचपन का सपना पूरा किया। उन्होंने डेट्रॉइट टाइगर्स बेसबॉल टीम खरीद ली $35 मिलियन में। उनके लिए ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये उनका बचपन का सपना था। जब वो ऑर्फनेज में थे तब वो बेसबॉल कार्ड्स कलेक्ट करते थे, अब वो एक पूरे टीम के मालिक थे। अगले साल ही टीम ने वर्ल्ड सीरीज जीत ली। 1984 में डेट्रॉइट टाइगर्स ने वर्ल्ड सीरीज जीता और पूरा डेट्रॉइट सेलिब्रेट कर रहा था। टॉम का फोटो फ्रंट पेज पर था। उनका लाइफस्टाइल एक्स्ट्रावेगेंट हो गया। उन्होंने एक फ्रैंक लियोड राइट इंस्पायर्ड मैंशन बनाना शुरू किया। कार कलेक्शन में एक बुगाटी रॉयलेट थी जिसकी कीमत थी $8.1 मिलियन। दुनिया में सिर्फ ये अपनी तरह की 6 गाड़ियां थी। उनके पास 2 प्राइवेट प्लेन्स भी थे। वो अमेरिका के रिचेस्ट लोगों में काउंट होने लगे। 1980s में आर्मस्टार कॉरपोरेशन जो डोमिनो शुगर बनाता है, उन्होंने लॉ सूट फाइल कर दिया कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। उनका कहना था कि डोमिनोज पिज्ज़ा के नाम उनके डोमिनो शुगर से कंफ्यूज हो रहा है। 1980 में फेडरल कोर्ट ने डोमिनोज पिज्ज़ा के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन ये केस 5 साल तक चला। 1993 में एक और बदलाव आया। 30 मिनट्स या फ्री पॉलिसी को बंद करा दिया गया। कारण था कि इस पॉलिसी की वजह से ड्राइवर्स रेकलेस ड्राइव करने लगे, जिससे एक्सीडेंट्स होते थे। एक केस में एक लेडी की एक्सीडेंट से डेथ भी हो गई थी। टॉम ने पर्सनली ये डिसीजन लिया कि अब गारंटी नहीं देंगे, बट अब पूरा का पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर दिया जाएगा। इतनी सक्सेस के बाद भी टॉम के मन में एक निराशा थी। वो मिलियनेयर थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने C.S. लुइस की बुक मेयर क्रिश्चियनिटी पढ़ी। उसमें प्राइड यानी कि घमंड के बारे में एक पैसेज था। लुइस लिखते हैं कि सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम प्राइड है, जब तुम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझने लगते हो। वो पैसेज उनके दिल में उतर गया। उन्होंने अपने ऊपर नजर डाली। इतना कुछ पाने के बाद भी उन्होंने खुद से पूछा, क्या वो वाकई में वे इंसान बन पाए हैं जो सिस्टर बेराइडा चाहती थी? क्या वो वाकई में वे इंसान बन पाए हैं जो बनने का सपना वो बचपन में देखा करते थे? इसीलिए इसके बाद उन्होंने अपने सारे ऐशो आराम के सामान बेच दिए। डेट्रॉइट टाइगर्स टीम भी बेच दी। 1992 में $85 मिलियन में। वो आधा बना हुआ मैंशन भी उन्होंने छोड़ दिया, अपनी कार्स बेच दी। उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बदल दिया। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना सारा टाइम और सारा पैसा दूसरों की मदद में लगाएंगे। उन्होंने लेगेटस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कैथोलिक बिजनेस लीडर्स का एक ग्रुप जो फेथ और बिजनेस को कंबाइन करता है। 1998 में टॉम मुनेगन ने 38 इयर्स के बाद डोमिनोज से रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने अपना 93% स्टेक बेन कैपिटल को बेच दिया। कीमत थी $1 बिलियन। अब उन्होंने अपना सारा टाइम और सारा पैसा कैथोलिक चैरिटीज में लगा दिया। उनकी फेथ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन्होंने सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, एक पूरा का पूरा टाउन ही बसा दिया, एव मारिया के नाम से, जो फ्लोरिडा में था। यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, चर्च भी है और एक पूरी कम्युनिटी है। 2005 में ये टाउन बना और आज 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ अपनी लाइफ बिता रहे हैं। उन्होंने $350 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए। उनका कहना था कि वो एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहां फेथ और एजुकेशन साथ साथ चल सके। टॉम के जाने के बाद डोमिनोज ने और भी तरक्की करी। नई मैनेजमेंट ने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर फोकस किया। 2004 में कंपनी पब्लिक हुई, NYSE पर टिकर DPZ के साथ लिस्ट हुई। IPO का प्राइस था $14। 2007 में ऑनलाइन और मोबाइल ऑर्डरिंग स्टार्ट हुई। ये वो टाइम था जब आईफोन नया था और डोमिनोज ने तुरंत मोबाइल ऐप बनाया। 2008 में पिज़्ज़ा ट्रैकर लॉन्च हुआ, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि आपका पिज़्ज़ा ओवन में है या डिलीवरी के लिए निकल चुका है। इससे कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा। 2009 तक डोमिनोज की रेपुटेशन थी कि
डिलीवरी फास्ट है लेकिन पिज्ज़ा का टेस्ट एवरेज है। रिसर्च फर्म ब्रांड कीज की सर्वे में डोमिनोज टेस्ट के मामले में लास्ट प्लेस पर था। कस्टमर्स का फीडबैक था क्रस्ट कार्डबोर्ड जैसा है, सॉस केचप जैसी है, चीज़ प्लास्टिक जैसा है। कंपनी ने 2 साल स्पेंड किए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और अपनी रेसिपी में मेजर चेंजेस करे। उन्होंने टीवी एड्स बनाई जहां उन्होंने खुद अपने पुराने पिज़्ज़ा के फॉल्ट्स बताए और कस्टमर्स को अपना इम्प्रूव प्रोडक्ट दिखाया। ये एक डेफिनेटली रिस्की मूव था लेकिन काम कर गया। सेल्स 14.3% से इंक्रीज हो गया। 2012 में डोमिनोज का नया लोगो आया और साथ ही आया पिज़्ज़ा थिएटर का कंसेप्ट, मतलब अब किचन ओपन हो गया। कस्टमर्स देख सकते थे कि उनका पिज़्ज़ा कैसे बन रहा है। 2015 में डोमिनोज ने एक स्पेशल डिलीवरी व्हीकल बनाई, नाम था डोमिनोज DXP। ये कार स्पेशली पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए डिज़ाइन हुई थी और एक बारी में 80 पिज़्ज़ाज ले जा सकती थी। 2017 में डोमिनोज ने फोर्ड के साथ मिलकर सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी व्हीकल्स टेस्ट करे। फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। जब डिलीवरी बॉयज नहीं होंगे तब पिज़्ज़ा कैसे डिलीवर होगा। 2020 में कोविड आया तो डोमिनोज ने सोचा कस्टमर्स को सेफ कैसे रखे, तो लॉन्च हुआ कार साइड डिलीवरी, मतलब आप रेस्टोरेंट पार्किंग में कार में बैठे रहो, वो आके आपकी कार तक पिज़्ज़ा दे देंगे, यानी कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का परफेक्ट सॉल्यूशन। 2022 में इन्वायरमेंट पर फोकस आया। डोमिनोज ने 800 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार्स अपनी डिलीवरी फ्लीट में ऐड की, जिसकी वजह से डोमिनोज अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक डिलीवरी फ्लीट बन गई। 2025 में भी इनोवेशन जारी रहा। पार्मेसन स्टफ्ड क्रस्ट लॉन्च हुआ। अब क्रस्ट में भी चीज़ स्टफ्ड आने लगा। और दोस्तों, हमारे देश की बात करें तो डोमिनोज का इंडिया के साथ खास रिश्ता है। 1996 में इंडिया आया। जुबिलेंट फूड वर्क्स के साथ जॉइंट वेंचर में पहला स्टोर दिल्ली में खुला। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनोज आउटलेट्स है अमेरिका के बाहर। 1800 से ज़्यादा स्टोर्स है इंडिया में। पेपी पनीर, चिकन कीमा और देसी फ्लेवर्स के साथ डोमिनोज ने इंडिया में अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई। इंडिया में डोमिनोज का डिलीवरी टाइम एवरेज 20 मिनट्स है, जो ग्लोबल एवरेज से भी कम है। इंडियन फ्रेंचाइजी ने कई इनोवेशंस किए। पिज़्ज़ा और ब्रेड स्टिक्स के साथ डिप्स ट्राई करें, डिफरेंट कॉम्बोज और लोकल मार्केटिंग। आज डोमिनोज सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं बेचता, ये एक टेक कंपनी है जो पिज़्ज़ा बेचती है। 2025 के डेटा के हिसाब से दुनिया भर में 21,500 से ज़्यादा स्टोर्स है, 90 प्लस कंट्रीज में प्रेजेंट है। एनुअल रेवेन्यू $4.7 बिलियन है। 3.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। डेली 30 लाख से ज़्यादा पिज़्ज़ा बेचे जाते हैं। डोमिनोज अब टेक कंपनी बन चुकी है। उनके पास 800 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो एप्स और प्लेटफॉर्म्स डेवलप करते हैं। उनके ऐप पर 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। एनीवेयर ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू आप टेक्स्ट, ट्वीट, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी या गूगल होम से भी ऑर्डर कर सकते हो। फेसबुक मैसेंजर और एप्पल आई मैसेज से भी ऑर्डर किया जा सकता है। डोमिनोज हॉटस्पॉट्स, यानी कि आप बीच पर हो, पार्क में हो या किसी पब्लिक प्लेस पर, वहाँ भी डिलीवरी पॉसिबल है। 2024 में डोमिनोज ने अनाउंस किया कि वो 2030 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे। उन्होंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन स्टोर्स, फूड वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स। तो दोस्तों, टॉम मोनेगन की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जिसने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया है। लेसन 1, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। टॉम का बचपन ऑर्फनेज में बीता। उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था। वो जुनून उनकी सक्सेस की वजह बना। लेसन 2, फेलियर एक लेसन है। $1.5 मिलियन के डेब्ट के बाद भी टॉम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखा, अडेप्ट किया और वापस खड़े हो गए। 1998 में उन्होंने $1 बिलियन में अपनी कंपनी बेची। लेसन 3, इनोवेशन जरूरी है। इंसुलेटेड बॉक्स, 30 मिनट गारंटी, पिज्जा ट्रैकर, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स,
हर डिकेड में कुछ ना कुछ नया आया। ये इनोवेशन की सोच ने डोमिनोज को सरवाइव करवाया। लेसन 4, सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्पस। C.S. लुइस की बुक ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपनी फेथ की राह पर चलना शुरू कर दिया। $1 बिलियन की कंपनी बेचकर यूनिवर्सिटी बनाई। ये बताता है कि असली खुशी पैसों में नहीं, पर्पस में है। लेसन 5, कंसिस्टेंसी मैटर्स। 38 ईयर्स तक एक ही कंपनी में रहना। कितने लोग आजकल इतने साल एक ही जगह बिताते हैं? टॉम ने अपनी पूरी जिंदगी डोमिनोज को दे दी, और जब उन्होंने कंपनी को छोड़ा तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने पीछे छोड़ी। आज भी जब आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो तो याद करना कि इस पिज़्ज़ा के पीछे एक इंसान की कहानी है, जिसने अनाथालय से उठकर $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया, और फिर वो सब छोड़कर अपने फेथ की राह पर चल दिए। टॉम मोनेगन कहते हैं, ऑलवेज कीप योर आइज ऑन द ऑपरेशन। उनका ये मंत्र आज भी डोमिनोज में फॉलो होता है। फोकस ऑन द बेसिक्स, डिलीवर क्वालिटी और कस्टमर को खुश रखना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जर्नी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और बिजनेस की ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।